हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे। अपनों और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी को, और आज की कहानी की डिमांड ऐसे तो खैर काफी दिनों से पेंडिंग था ये, क्योंकि इस कहानी में कुछ थोड़ा मोड़ा रिसर्च करने में थोड़ा सा वक्त लग गया। खैर, हम सीधे बाकी चीजों को छोड़ अब सीधे अपने कहानी की तरफ आते हैं। साल 2001 में गुजरात में आए भूज भूकंप के पीड़ितों को संभाल न पाने के कारण गुजरात में भाजपा सरकार की बदनामी होने लगती है, और इस बीच कांठा लोकसभा सीट और साबरमती विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस भाजपा ने कांग्रेस को हरा दिया। सॉरी, कांग्रेस ने भाजपा को हरा दिया। अगले एक साल के भीतर ही गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। वैसे में अपनी सरकार की बदनामी होते हुए देख लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को सीएम बना दिया। जो उनको मोदी को सीधे दिल्ली से गुजरात लाकर सीएम बना देने का फैसला पर भाजपा के जो सीनियर नेता थे वो खुश नहीं होते हैं। अब मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर विधायक बनना था। मोदी को विधायक बनाने के लिए गुजरात के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता उजू भाई ने अपना राजकोट विधानसभा सीट को खाली कर दिया, और अपने ही उपचुनाव में मोदी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस वाले इटली की एक महिला को अपना मान सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे इस माटी के लाल को बाहरी मानते हैं। उसके बाद प्रो भाजपा सीट होने के बावजूद राजकोट विधानसभा सीट पर मोदी की जीत का मार्जिन बहुत कम रहता है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की मात्र 14,720 वोटों से जीत हुई, जबकि इसी सीट पर पिछले चुनाव में भाजपा डबल मार्जिन से चुनाव जीतती है। उसके बाद राजकोट समेत 3 सीटों पर हुए इस उपचुनाव में 2 अन्य सीट जो महुआ और सयाजी गूंज पर कांग्रेस जीत जाती है, और ये दोनों सीट भी पहले भाजपा के पास थी। ऊपर से पंचायत, तालुका और जिला स्तर पर होने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को भारी जीत मिली। यह भाजपा सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। मोदी को गुजरात का नया सीएम बनाए जाने के बाद भी भाजपा को उपचुनाव में बुरी तरह हार मिलना जारी था। माने जाना लगा कि 2003 विधानसभा में चुनाव में कांग्रेस गुजरात में वापस आ सकती है, लेकिन इस उपचुनाव के 70 घंटे के भीतर ही 27 फरवरी 2002 के दिन गुजरात में एक ऐसी घटना होती है जो गुजरात में भाजपा और मोदी के राजनीतिक जीवन के लिए संजीवनी का काम करती है। इस घटना का नाम था गोधरा कांड, जिसने गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत का राजनीतिक मंच बदल दिया। आखिर कैसे गोधरा कांड को नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी करियर के लिए इस्तेमाल किया, कैसे गोधरा कांड और गुजरात दंगों के माहौल में गुजरात गौरव यात्रा निकालकर मोदी, वाजपेयी और आडवाणी से भी अधिक ताकतवर बन जाते हैं, कैसे मोदी ने दंगों के पीड़ितों के कैंप्स को बच्चे बनाने का केंद्र जैसे बयान दिए, जैसे मोदी ने हरीन पांड्या ने कैसे अपने पुराने मित्रों का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया, कैसे गोधरा कांड और गुजरात दंगों का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी ने अगले 15 साल तक गुजरात पर राज किया, और फिर उसी गुजरात मॉडल पर चढ़कर देश की राजनीति में शीर्ष पहुंच जाएंगे। आज हम जानेंगे इस एपिसोड में। 27 फरवरी 2002 के दिन हुए गोधरा कांड के बाद ही गुजरात में एंटी मुस्लिम माहौल बनने लगा। गुजरात में पहले से ही आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने राम मंदिर आंदोलन की आड़ में एंटी मुस्लिम एजेंडा चला रहे थे। गोधरा कांड उसके लिए एक ऐसी घटना के रूप में आया मानो जिसकी उन्हें लंबे वक्त से प्रतीक्षा रही हो, जिसके आधार पर वो समूचे भारत के मुसलमानों की छवि को एक तरह से कह सकते हैं बिगाड़ सकते थे। गोधरा कांड की शाम ही विश्व हिंदू परिषद ने अगले दिन गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। गोधरा कांड होने वाले दिन ही एंटी मुस्लिम घटनाएं सामने आने लगती है। खुफिया सूचनाएं आने लगती है कि अगर कल विश्व हिंदू परिषद गुजरात बंद के दौरान कोई भी ऊपर नीचे हुआ तो गुजरात में दंगे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खुफिया विभाग के आईपीएस संजीव भट्ट ने पहले ही सूचित कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जानते थे कि गोधरा कांड कैसे उसके करियर में एक संजीवनी लेकर के आया है, वो जो उसके राजनीतिक जीवन को अमर कर सकती है। गोधरा कांड की खबर मिलते ही मोदी गोधरा पहुंच जाते हैं। तो गुजरात पहले ही सांप्रदायिकता के बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था, जिसके बस एक चिंगारी की जरूरत थी जिसको। इसीलिए गोधरा कांड जैसी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना के वक्त एक मुख्यमंत्री के रूप में मोदी काम कर रहा था कि वो गोधरा कांड के अपराधियों को पकड़ा और उन्हें कानून में निर्धारित सबसे कठोर से कठोर सजा दिलाते,
साथ ही प्रशासन के माध्यम से यह सुनिश्चित करते कि कहीं यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना पूरे गुजरात के दंगों को न ढकेल दे। लेकिन मोदी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि मोदी की मौन सहमति से अगले दिन गोधरा कांड के पीड़ितों के शवों को अहमदाबाद की सड़कों पर घुमाया गया। इसे आम हिंदू जनता भड़क जाती है और मुस्लिमों पर संगठित तरीके से हमले होने लगते हैं। इस वक्त तक टीवी चैनलों पर न्यूज चैनलों की संख्या बढ़ चुकी थी। पहली बार देश में दंगों को टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। इन दंगों में 2000 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। 28 फरवरी से 2 मार्च तक लगातार 3 दिन तक मुसलमानों के घरों पर हुए इन एकतरफा हमलों के दौरान राज्य मशीनरी एकदम गायब रहती है। ऐसे लोगों के घर के एक एक सदस्य को जिंदा जला दिया जाता है, जिनका गोधरा कांड से संबंध तो दूर, वो अपने जीवन में भी कभी गोधरा नहीं गए थे। गुजरात के अलग अलग हिस्से में अगले कुछ और दिन तक यह हिंसात्मक घटनाएं जारी रहती है। दंगों के दौरान ही 1 मार्च 2002 के दिन जी न्यूज टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देते हुए मोदी ने संयमित बयान देने के बजाय न्यूटन के सिद्धांत वाली बात कह डाली। मोदी ने कहा कि क्रिया प्रतिक्रिया की चैन चल रही है। हम चाहते हैं कि न क्रिया हो न प्रतिक्रिया हो। गोधरा में जो परसों हुआ, यहाँ पर 40 महिलाओं को और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। इससे देश और विदेश में सदमा पहुंचाना स्वाभाविक था। गोधरा के इस इलाके के लोगों की क्रिमिनल टेंडेंसी रही है। इन लोगों ने पहले महिला टीचर का खून किया और अब यह जघन्य अपराध किया है, जिसकी प्रतिक्रिया हो रही है। भारत में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो गोधरा कांड का जघन्य अपराध करने वालों के पक्ष में होता। कोई भी मुस्लिम कभी भी गोधरा कांड से सही नहीं ठहराया जा सकता। गोधरा की घटना पर सब एक राय में अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा चाहते थे, लेकिन मोदी के बयानों से साफ है कि भाजपा और उससे जुड़े विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधियों को सजा दिलाने की बजाय इन घटना के बहाने पूरे गुजरात का माहौल उत्तेजित करने के मूड में थे, जिसके परिणाम स्वरूप गोधरा से भी अधिक यानी 40 गुना हिंदू और मुसलमान इन दंगों में मारे जाते हैं। मोदी की ऑफिशियल बायोग्राफी लिखने वाले लेखक नीलांज मुखोपाध्याय लिखते हैं कि अगर गोधरा कांड ना होता, उसके बाद वायलेंस नहीं होता, तो नरेंद्र मोदी वह ना बनते जो आज हैं, और शायद तब उनके ऊपर यह बायोग्राफी भी नहीं लिखी जाती। गुजरात हाउ मोदी साइडलाइन हरेन पांड्या। दंगों से पहले विश्व हिंदू परिषद गुजरात की असली बॉस थी। असली बॉस मोदी नहीं बल्कि परवीन तोगड़िया थे, जो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे। तोगड़िया के आगे कई मंत्री नतमस्तक होते थे। राम मंदिर आंदोलन के कारण 80 और 90 के दशक में ही आरएसएस के संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में गुजरात में अपना एक बड़ा नेटवर्क बना लिया था। गुजरात दंगों के दौरान सड़कों पर घूमने वाले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ही थे जो मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना रहे थे। गुजरात दंगे के बाद मोदी भी हिंदू मसीहा के रूप में स्थापित हो गए और सालों बाद उन्होंने परवीन तोगड़िया पर भी नियंत्रण पा लिया। जब मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने अपने प्रतिद्वंद परवीन तोगड़िया को भी राजनीतिक स्वरूप से पूरी तरह ठिकाने लगा दिया। जैसे उन्होंने केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वागला आडवाणी और उमा भारती जैसे नेताओं को लगाया था। केशुभाई पटेल को हटाए जाने के बाद मोदी ने सबसे पहले केशुभाई पटेल के करीबी नेताओं को ही साइडलाइन करना शुरू कर दिया, जिसमें से एक थे गुजरात के गृह मंत्री हरेन पांड्या। इससे पहले मोदी और हरेन पांड्या राजनीतिक मित्र हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे मोदी और हरेन पांड्या के समीकरण बदल जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के नेतृत्व में क्रिशन सिटिंजस ट्रिब्यूनल गुजरात दंगों के बीच करने लगा, तो मई 2002 में हरेन पांड्या ने अपना नाम न जाहिर करने की शर्त पर इस ट्रिब्यूनल के सामने मोदी के खिलाफ गवाही दे दी। लेकिन मोदी के खुफिया तंत्र के माध्यम से यह खबर मोदी तक पहुंच जाती है। कारवा मैगजीन के अनुसार रिटेन रिकर्क ने यह पता चलता है कि मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी.के. मिश्रा ने गुजरात स्टेट इंटेलिजेंसी के डायरेक्टर जनरल को निर्देश दिया कि दंगे की जांच करने वाली फैक्ट फाइंडिंग पैनल पर नजर रखें, यानी उस जांच समिति पर नजर रखें। इस बात को गुजरात इंटेलिजेंस के डीजी ने अपने रजिस्टर में दर्ज कर लिया। इसी रजिस्टर को 7 जून 2002 के दिन की गई एंट्री के अनुसार पी.के. मिश्रा ने रेवेन्यू मंत्री श्री हरेन पांड्या का नंबर, आगे का नंबर थोड़ा सा प्राइवेसी के कारण मैं नहीं बताऊंगा, 98243, आगे का थोड़ा प्राइवेसी रीजन है,
नंबर नहीं बता रहे, इस नंबर को ट्रैक करने के लिए दिया गया। हरेन पांड्या की गवाही के बाद यह खबर भी मीडिया में आने लगती है कि मोदी के एक मंत्री ने गवाही दे दी है कि गोधरा कांड की रात मुख्यमंत्री मोदी के यहाँ एक मीटिंग हुई है, जिसमें मोदी ने गुजरात के सीनियर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो हिंदुओं को अपना आक्रोश निकालने दे। 2 महीने के अंदर ही मोदी ने हरेन पांड्या को कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। आगे मोदी ने हरेन पांड्या को राजनीतिक रूप से पूरी तरह निपटा दिया। कैसे निपटाया, इसके बारे में आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों में मोदी को गुजरात में सबसे अधिक ताकतवर नेता बना दिया। खुद वाजपेयी मोदी को लेकर के सहज नहीं थे। गुजरात दंगों के करीब 1 महीने के बाद 4 अप्रैल 2002 के दिन वाजपेयी गुजरात आते हैं। वाजपेयी ने समझदार नेता की तरह गुजरात में हुए दंगों को भारत के ऊपर एक धब्बे की तरह बताया। साथ ही मोदी की सार्वजनिक मंच पर राजधर्म निभाने की सलाह भी दी। राजधर्म यह शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा, प्रजा का भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के अंदर वाजपेयी भी मोदी को गुजरात सीएम पोस्ट से हटाने के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन मोदी को आडवाणी का समर्थन प्राप्त था। अप्रैल 2002 में गोवा के पणजी में मोदी का भाग्य तय करने के लिए आलीशान मेरियट होटल में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। इस बैठक में मोदी ने खुद ही अपने इस्तीफा की पेशकश कर डाली। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा मोदी द्वारा इस्तीफा देने की बात को संकट की घड़ी में अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए पार्टी को बाध्य करने के रणनीति के रूप में देखा गया। आरएसएस पूरी तरह मोदी के साथ खड़ा हो जाता है। आडवाणी ने भी साफ साफ कर दिया कि मोदी के इस्तीफा के बाद पार्टी अपने कोर वोटरों का सामना नहीं कर पाएगी। पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अपनी एक किताब में लिखते हैं कि आडवाणी के भाषण का लबो-लुभाव यह था कि मोदी अब हमारे कैडर के हीरो हैं। वही प्रधानमंत्री वाजपेयी की चिंता थी कि गुजरात दंगे के कारण कहीं उनके एनडीए गठबंधन में दरार पड़ सकती है, जिसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और रामविलास पासवान जैसे सेकुलर पार्टियों के नेताओं का समर्थन भी प्राप्त था। इससे केंद्र की सरकारें खतरे में आ सकती है, लेकिन अंत में आडवाणी के तक काम आते हैं और मोदी के स्थिति को इस तरह के मोदी के उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर के आरएसएस, आडवाणी और अरुण जेटली सब मीडिया के साइड में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे तो इस लेवल पर मोदी के साथ थे कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार गिर भी जाए तब भी उन्होंने मोदी को बचाने के लिए निर्देश दिए। भाजपा के शीर्ष नेताओं और आरएसएस को मोदी की तरफ देख अंत में वाजपेयी ने भी अपना पासा पलट लिया और मीटिंग में भाषण देते हुए कहा कि इंडोनेशिया, मलेशिया जहां भी मुसलमान रह रहे हैं वो सद्भाव से नहीं रहना चाहते हैं, समाज से घुलते मिलते नहीं है, उन्हें शांति से रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें किसी से धर्मनिरपेक्षता के पाठ की जरूरत नहीं है। मुसलमानों और ईसाइयों के आने से पहले भी भारत धर्मनिरपेक्ष था। वो वाजपेयी जो मोदी को गुजरात के सीएम पद से हटाने की सोच रहे थे, वह मोदी की लाइन पर चलने लगते हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास से यह दुर्लभ है कि एक प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री की लाइन पर चलना पड़ रहा है। वो मोदी जो राजकोट में 15 साल से जीतती आ रही है, भाजपा की सीट पर जैसे तैसे चुनाव जीत सकते थे, वो एक घटना के बाद हिंदू हृदय सम्राट के रूप में स्थापित हो चुके थे। मैरियट होटल में मोदी के इस्तीफा की पेशकश ने भाजपा के कैडर में उत्साह बढ़ा दिया। मैरियट होटल में मोदी जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। मोदी ने भी मीडिया के सवालों पर एक चतुराई से जवाब देना शुरू कर दिया। जब भी कोई पत्रकार उससे गुजरात पर प्रश्न करता तो मोदी कहते कि यह गुजरात को बदनाम करने की साजिश है। इस तरह मोदी ने खुद को पूरे गुजरात ब्रांड का एक प्रतिनिधि के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। मोदी पर सवाल वो बड़ी आसानी से गुजरात राज्य के सम्मान और प्रतिष्ठा से जोड़ देते। मोदी की यह ट्रिक भी काम आई। मोदी ने खुद को ऐसे दिखाया जैसे फेक सेकुलरिज्म वाली मीडिया उनके पीछे पड़ी हुई है, इस्लामी आतंकवादी उनके जान लेने के लिए साजिश कर रहे हैं। इस तरह मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को ही अपने ऊपर सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब मोदी खुद को और पावरफुल बनाने के लिए गुजरात में आडवाणी की रथ यात्रा को पूरे तरह से पूरे गुजरात में एक यात्रा निकालने के ऊपर प्लान करने लगे। जून 2002 में गुजरात भाजपा के नेता अहमदाबाद में मिलते हैं, जहां भावी गुजरात यात्रा का प्लान बनाया जाता है। इसी तरह वो गुजरात को गौरव यात्रा का नाम दिया गया। गुजरात दंगों को अभी तो पूरे महीने भी नहीं हुए थे
कि मोदी गुजराती अस्मिता के नाम पर राज्य की 182 विधानसभाओं में से 185 विधानसभाओं में अपना गौरव यात्रा निकालने जा रहे थे, जो 10 फेज में पूरी होनी थी। गुजरात दंगों के बाद गुजरात सांप्रदायिक आधार पर बढ़ चुका था, जिसे एक यात्रा के द्वारा और अधिक बांटकर वोटों की फसल में बदलना था। इसीलिए मोदी अब चाहते थे कि वो चुनाव जो 8 महीने के बाद फरवरी 2003 में होने वाले थे, कैसे भी करके जल्दी हो जाए। मार्च 1998 में बनी भाजपा सरकार, जिसमें केशु भाई पटेल और बाद में मोदी सीएम बनाए गए, उस विधानसभा का पूरा कार्यकाल पूरे 5 साल यानी 2003 में पूरे होने थे, लेकिन जल्द से जल्द चुनाव हो चाहते थे। इसीलिए 19 जुलाई 2002 के दिन मोदी ने गुजरात के राज्यपाल एस भंडारा को अपनी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और गुजरात विधानसभा भंग करने के लिए कह दिया। गुजरात विधानसभा भंग होने के बाद राज्यपाल ने अगली सरकार बनने तक मोदी को ही केयर टेकर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा। गवर्नर एस भंडारी भी मोदी की तरह ही आरएसएस के कार्यकर्ता थे। इस तरह चुनाव से 9 महीने पहले ही गुजरात विधानसभा भंग कर दी, ताकि गोधरा कांड और गुजरात दंगों के बाद सांप्रदायिक आधार पर बने गुजरात में वोट की फसल काटी जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया खबर की उस वक्त की खबर के अनुसार मोदी ने केंद्रीय चुनाव आयोग से कहा कि राज्य में जल्दी से जल्दी चुनाव किए जाएं। हालांकि चुनाव आयुक्त ने पहले ही कह दिया कि गुजरात में अभी चुनाव प्रचार करने के लायक स्थिति नहीं है, लेकिन चूंकि उस वक्त केंद्र में भी भाजपा के वाजपेयी की सरकार थी, इसीलिए अरुण जेटली भी चुनाव आयुक्त से खुद मीटिंग करके गुजरात में जल्दी से जल्दी चुनाव करने का दबाव डालते हैं। चुनाव आयोग ने जेटली से कहा कि वो जल्दी चुनाव कराने से पहले गुजरात राज्य का असेसमेंट करेंगे, ताकि यह देख सकेंगे कि स्थिति कैसी है। गुजरात में जल्दी चुनाव कराने पर उठ रहे सवालों पर भी मोदी ने अपनी ट्रिक खेल ली। मोदी ने अखबारों में कहा कि मैं जल्दी चुनाव कराने के संबंध में अनिश्चितता को दूर करना चाहता हूं। कुछ ताकतों ने गोधरा कांड और उसके बाद हुई घटना का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। यह प्रयास आज भी जारी है। इसे समाप्त करने के लिए मैंने जनता के पास जाने का फैसला लिया है। जो अंतिम निर्णय लेने वाले मालिक हैं। क्या कमाल का राजनीति, एक तरह से कह सकते हैं कि हजारों गुजरातियों की लाश पर चढ़कर सत्ता की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। और तो और इसका आरोप उल्टा विपक्ष पर ही लगा देते हैं। मोदी के जल्दी चुनाव करवाने के चाह के कारण 121 रिलीफ कैंप्स को बंद कर दिया जाता है। महज 8 टेम्परेरी रिलीफ कैंप ही बचे। मोदी इन रिलीफ कैंप को बंद करवाकर चुनाव आयोग को यह दिखाना चाहते हैं कि गुजरात में सब ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग ने 16 अगस्त 2002 के दिन कहा कि अभी गुजरात में स्थिति सामान्य नहीं है, इसीलिए अभी चुनाव में कुछ देरी है। ऐसा कोई तरीका नहीं बचा जिसे मोदी ने चुनाव कराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया हो। गुजरात दंगों के समय 2002 में और 2003 में गुजरात खुफिया विभाग के हेड रहे आईपीएस श्री कुमार ने गुजरात दंगे की जांच कराने वाले एसआईटी को दिए अपने 30 एफिडेविट में बताया कि कैसे जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए मोदी ने अधिकारियों पर दबाव डाला कि वो गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर पर फेवरेबल रिपोर्ट्स दें, यानी कि पॉजिटिव रिपोर्ट्स दें कि ग्राउंड पर सब अच्छा चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि चुनाव आयोग जल्द से जल्द गुजरात में चुनाव का ऐलान कर दे। आईपीएस श्री कुमार ने 9 अगस्त 2002 के दिन हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि जेएम लिंगदो की एक मीटिंग का जिक्र भी किया। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोन ने गुजरात सरकार की होम डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर पर गलत फैक्ट प्रोजेक्ट करने के लिए फटकार लगाई। इस मीटिंग के 7 दिन के बाद चुनाव आयोग लिंगदोह द्वारा जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आरब श्री कुमार ने चुनाव आयोग के समक्ष कहा है कि राज्य के 182 विधानसभाओं में से 154 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां 151 कस्बे और 993 गांव दंगे से अफेक्टेड थे। यह सामान्य अधिकारियों का दावा को गलत साबित करता है। भले ही इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर तक चुनाव न कराने की बात कही, लेकिन मोदी पूरे इलेक्शन मोड में चले जाते हैं। गुजरात दंगों के माहौल में हिंदू मतदाताओं को रिझाने के लिए मोदी ने सितंबर 2003 में ही गुजरात गौरव यात्रा शुरू कर दी। इस यात्रा का उद्देश्य गुजरात की छवि पर हो रहे कथित हमले का जवाब देना था, लेकिन असल में यह यात्रा हिंदुओं के सामने खुद को उनके रक्षक के रूप में दिखाना था, ताकि गुजराती बहुसंख्यक समाज मोदी का वोटर बन जाए। कुछ ही महीने पहले जिस राज्य में नरसंहार हुए, हजारों लोगों की हत्याएं हुई, लाखों लोगों के घर उजाड़ दिए गए, उस माहौल में भी नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव जल्द कराने के लिए बंद करा दिए गए राहत शिविर यानी रिलीफ कैंपों को लेकर के मोदी ने घोर असंवेदनशील बयान देते हुए कहा कि क्या भाई हम राहत शिविर चलाएं? क्या मुझे वहां बच्चा पैदा करने वाले केंद्र शुरू कर देने चाहिए?
हम दृढ़ संकल्प के साथ परिवार नियोजन की नीति पर चलकर प्रगति हमला करना चाहते हैं। हम 5 और हमारे 25 किसके नाम पर ऐसा विकास किया जा रहा है? क्या गुजरात परिवार नियोजन लागू नहीं कर सकता? हमारे रास्ते में कौन सा रोड़ा आ रहा है? कौन सा धार्मिक पंथ आ रहे हैं? गरीबों तक पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा है? अगर कुछ लोग बच्चे पैदा करने के लिए चले गए तो बच्चे साइकिल पंचर की मरम्मत ही करेंगे, ऐसा लगता है। यह बयान कोई नफरत चिंटू दे रहा है, लेकिन यह भाषण मुख्यमंत्री जैसा पद पर बैठे आदमी दे रहा था। मोदी समय से पहले चुनाव कराने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे थे कि तुरंत चुनाव कराने से इनकार करने वाले चुनाव आयुक्त को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उस वक्त जेएम लिंगदो के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लेकिन मोदी चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदो माइकल लिंगदो को एक तरह से कट्टर पुकारने लगे। इनके पीछे मोदी का मकसद चुनाव आयुक्त को एक ईसाई की तरह दिखाना था और यह भी दिखाना था कि कैसे एक ईसाई एक हिंदू मोदी के हितों के खिलाफ काम कर रही है। मोदी ने सत्ता और जन समर्थन पाने के लिए कभी भी राजनीतिक लोक लज्जा या लक्षण रेखा को पार करने में शर्म नहीं की। गौरव यात्रा के पहले दिन ही मोदी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर भी निहायत ऊंची टिप्पणी की। मोदी ने सोनिया गांधी को इटली की बेटी कहते हुए कहा कि कांग्रेस इटली का चश्मा पहनकर सत्ता में वापस नहीं आ सकती। मोदी ने सोनिया गांधी के धर्म को टारगेट करते हुए कहा कि सोनिया गांधी रोमन पोप की सलाह लेती है। मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हम श्रावण यानी कि सावन के महीने में साबरमती नदी में नर्मदा नदी का पानी लेकर के आए हैं। जब तुम सत्ता में थे तुम भी रमजान के महीने में यह ला सकते थे। सोचिए, जिस कम्युनिटी के कुछ ही महीने पहले ही सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोग मारे गए हो, उनके लिए मुख्यमंत्री किस तरह के बयान दे रहे थे। जिसके घरों में सभी के सभी सदस्य उनकी आंखों के सामने जिंदे जला दिए गए हो, अपनी आंखों के आगे जिनके घर उजाड़ दिए गए हो, उन पीड़ितों को लेकर के मोदी कैसा बयान देते हैं? क्या मुझे वहां बच्चा पैदा करने वाले केंद्र शुरू कर देने चाहिए? हम 5 और हमारे 25 ऐसे बयान, वो भी एक मुख्यमंत्री के मुंह से। एक तरफ मोदी गुजरात गौरव यात्रा के बहाने गुजरात का माहौल खराब करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वाजपेयी गुजरात के इतने संवेदनशील वक्त में गौरव यात्रा निकालने के पक्ष में नहीं थे। वहीं आडवाणी भी मोदी के भड़काऊ भाषण से प्रसन्न नहीं थे, लेकिन मोदी के इस गौरव यात्रा के ग्राउंड को बहुत समर्थन मिला। गुजरात की 182 विधानसभाओं में से 165 विधानसभाओं से होकर गुजरी इस यात्रा के दौरान मोदी ही हिंदुत्व के सबसे बड़े रक्षक और मसीहा के रूप में स्थापित हो गए। मोदी एक ऐसे हिंदू आइकन बन गए जिसका सपोर्ट हर कास्ट में था। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यही थी हमारी गोधरा कांड की सच्चाई। और बाकी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी चैनल पे अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह की कहानी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।